हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरी आज की एक नई वीडियो में, जिसमें मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ आप लोगों के सामने। मेरा जो टॉपिक है वो है राजनीतिक चिंतन से रिलेटेड। राजनीतिक चिंतन की अगर हम बात करें या राजनीतिक विचारकों की अगर हम बात करें, पहले तो समझ लेते कि राजनीतिक चिंतन क्या था या राजनीतिक विचारधारा क्या थी। जब हम राजनीतिक इनकी बातें करते हैं तो सबसे पहले यूनानी राजनीतिक चिंतकों की बात करते हैं। देखो, यूनान में राजनीति के बारे में, समाज के बारे में कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यूनान ने बहुत सारे विचारक हमें दिए हैं जिन्होंने हमें एक नई धारणा, एक नई विचारधारा प्रदान करी है। अगर हम सबसे पहले यूनानी विचारधाराओं में समझे तो हम अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, इन तीनों के नाम सबसे टॉप पे आते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं, जैसे हमने कहा कि राजनीतिक विचारधारा या राजनीतिक विचारक किसे कहते हैं। तो राजनीतिक विचारक वो होता है जो समाज की कल्पना करता है, समाज कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, समाज में क्या चीज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, राजा को कैसा होना चाहिए, राज्य कैसा होना चाहिए, आदर्श राज्य किसे कहेंगे। ये सारी चीजें, जिन चीजों से रिलेटेड, ये समाज से रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं, इनको जिन्होंने ढूंढा है, जिन्होंने एक तो वो विचारधारा हमारे सामने रखी है, मेन उसमें जो योगदान रहा है वो यूनानी विचारकों का रहा है। अगर हम यूनानी विचारकों में बात करें, सुकरात हो गया, प्लेटो हो गया, अरस्तु हो गया, इन तीनों का नाम सबसे टॉप पे आता है। कौन कौन? सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। अगर हम इन तीनों के नाम लें तो आप इन्हें देखो, समझोगे कैसे। सुकरात जब हम बात करते हैं तो सुकरात गुरु है प्लेटो के। किसके गुरु हैं? प्लेटो के। तो सुकरात के गुरु हुए प्लेटो। और जब हम बात करते हैं अरस्तु की, तो अरस्तु प्लेटो का शिष्य है। यानी कि जो गुरु चेले का तीनों का एक सेगमेंट है, इन्होंने दुनिया में बहुत सारे राजनीतिक विचारधाराएं दी है। जब आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्लेटो से रिलेटेड, तो आपको एक बात समझ जानी चाहिए कि भाई सुकरात, प्लेटो और अरस्तु तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे? क्योंकि वो गुरु और चेले के बीच में, एक गुरु और चेले के बीच में उनकी विचारधाराओं का बहुत प्रभाव पड़ता है। क्लियर है? तो फिलहाल आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, हम तीनों के बारे में एक साथ में पढ़ेंगे। फिलहाल हम आज सिर्फ और सिर्फ प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे। जब हम प्लेटो की बात कर रहे हैं तो 1428, देखिए 1428 ईसा पूर्व प्लेटो का जन्म हुआ था और प्लेटो रहे थे 1348 ईसा पूर्व तक। तो जो एक टाइम पीरियड था, उसका एक जीवन काल था, उसमें उसने बहुत सारी विचारधाराएं, बहुत सारे विचार हमारे सामने रखे हैं। तो उन विचारों के बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल मैंने जैसे बोल दिया कि गुरु चेला की जो ये जोड़ी थी तीनों की, इन्होंने हमें विश्व में बहुत सारे विचारधाराएं दी है। दूसरे पॉइंट में मैंने लिखा कि भाई वो विचारधाराएं थी क्या और विचारधाराओं में क्या क्या चीजें थी। जब हम प्लेटो की बात करते हैं तो आपको, जब सुकरात उनके गुरु थे तो उन्होंने देखा कि समाज कैसे चल रहा है, अपने गुरु से समाज के बारे में समझा, देखा। और एक्चुअल में देखो, एक पढ़ना समझना बहुत अलग चीज होती है। जब असर पड़ता है ना चीजों का आप पे, जब उस चीजों को आप सामने से देखते हो और उन चीजों का असर होता हुआ देखते हो, तो प्लेटो ने भी बहुत कुछ देखा। अगर मैं बात करूं, जब वो सुकरात का शिष्य था, उस टाइम पे उन्होंने ये भी देखा कि उनके गुरु ने कैसे इस समाज और इसके कारण जो ये समाज की व्यवस्था है, जो ये समाज का चलने का तरीका है, इन सबको देख के उसने ये भी देखा कि किस हिसाब से उसके गुरु को विष पीना पड़ा था। उन्होंने अपने गुरु को विष पीते हुए देखा उन्होंने, तो उसका उन पर बहुत गहरा असर पड़ा और उन्होंने एक अपना संग्रहालय, अपना एक विद्यापीठ खोला, है ना। वहां पे उन्होंने अपने विचार रखे और उनके विचार आज तक हम पढ़ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो ने बहुत कुछ देखा। प्लेटो ने समाज को कैसे चलना है, क्या चलना है, कैसे चल रहा है, सब देखा। फिर उन्होंने समाज के सामने अपने विचार रखे। क्लियर है? अगर हम उनके विचारों की बात करें तो उन्होंने आदर्श राज्य का सिद्धांत दिया, राजा का सिद्धांत दिया है, आदर्श राज्य का सिद्धांत दिया है, एक राजा कैसा होना चाहिए, न्याय नीति क्या होनी चाहिए, वहां पे न्यायिक सिद्धांत क्या होने चाहिए, या शिक्षा से रिलेटेड सिद्धांत क्या होने चाहिए। और दार्शनिक राजा का मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द हम यूज करते हैं कि राजा दार्शनिक होना चाहिए। तो इन चीजों के बारे में क्या क्या कहा है हम बात करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा दार्शनिक विचारधारा। दार्शनिक विचारधारा मतलब क्या हुआ कि एक राजा को आदर्श और दार्शनिक होना चाहिए। हमारे प्लेटो कहते हैं कि राजा एक दार्शनिक है। दार्शनिक मतलब वो अपने आप में सर्वोपरि है, वो हमेशा उसको न्यायपूर्ण होना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए और सभी गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए। और वही जो सभी गुणों से परिपूर्ण है वो राज्य को संभाल सकता है।
ठीक है। तो राज्य में अगर हम कह सकते हैं तो जो वंशवाइज राज्य चल रहा है उसको भी सपोर्ट किया है उन्होंने, लेकिन कहीं ना कहीं आदर्श राजा होना चाहिए ये भी कहते हैं वो। दार्शनिक मतलब कि उनके अंदर सभी गुण होने चाहिए, न्याय या जो भी शिक्षा से रिलेटेड, न्याय से रिलेटेड या समाज से रिलेटेड सभी गुण एक राजा में होने चाहिए। और राजा अपने प्रजा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए, प्रजा अपने राजा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होनी चाहिए, और उससे एक आदर्श राज्य की स्थापना होनी चाहिए एक राजा के माध्यम से, वहां पे दार्शनिक विचारधारा के माध्यम से। तो वो राजा से रिलेटेड सिद्धांत किसने दिए हैं? प्लेटो ने। प्लेटो कहता है कि राजा शिक्षित, राजा योग्य और राजा परिपूर्ण होना चाहिए सभी गुणों से, तभी आदर्श राज्य की स्थापना हो सकती है। वो राजा को परिपूर्ण मानता है। ठीक है। अब दूसरी पॉइंट पे हम बात करें तो वर्ग विभाजन, वहां पे अगर हम बात करें प्लेटो की, तो प्लेटो ने वर्ग विभाजन किया। वर्ग विभाजन मतलब प्लेटो ने जैसे हर चीज को 3 वर्गों में बांटना बहुत आसान होता है और उसको समझना भी, प्लेटो ने भी इसी तरीके से समाज को 3 वर्गों में बांटा। एक तो उन्होंने कहा शासक वर्ग होगा, शासक वर्ग यानी कि राजा, जिसको उन्होंने दार्शनिक राजा के नाम से जाना है, जिनको उन्होंने सबसे ऊंचा पद दिया और सबसे महान और ईश्वर की संतान कहा है। फिर दूसरा वर्ग जो है सैनिक वर्ग। सैनिक वर्ग राज्य की रक्षा के लिए बनाया गया एक वर्ग है, जो कि राज्य की रक्षा के लिए समर्पित हो, अपने परिवार से ज्यादा राज्य की रक्षा के लिए समर्पित हो, राज्य के लिए समर्पित हो, और राजा शासक वर्ग के लिए समर्पित हो। फिर बात करते हैं, हमने शासक वर्ग और सैनिक वर्ग की बात करी। तीसरा जो वर्ग आता है वो है उत्पादक वर्ग। उत्पादक वर्ग जिसे आज के टाइम पे आप कह सकते हो कॉमन पर्सन, जो जरूरतें पूरी करता है जीवन मरा की, जैसे खाना, भोजन, नई चीजें बनाना, वो सारी चीजें जो उत्पादक वर्ग है जो बना के देता है, वो तीसरा उत्पादक वर्ग है। यानी कि जो नॉर्मल लोग हैं, जो राज्य की प्रजा है नॉर्मल, उन्हें उत्पादक वर्ग में रखा गया है। जो सैन्य वो है, जो राज्य की रक्षा करते हैं, उन्हें सैन्य वर्ग में रखा गया है, और जो शासक वर्ग है उसको सर्वोपरि और सबसे ऊपर रखा गया है। तो इस तरीके से प्लेटो ने 3 भागों में यहाँ पे समाज को 3 वर्गों में बांटा हुआ है। अब हम बात करते हैं न्यायिक सिद्धांत। तो प्लेटो का न्यायिक सिद्धांत बहुत सीधा है। प्लेटो ने, अगर आप इस चीज को बहुत, मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रही हूँ, बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, मैं समझ रही हूँ, मैं इसको बहुत छोटे लेवल पे बताने की कोशिश करूंगी। प्लेटो कहते हैं कि भाई जब हर वर्ग अपना कार्य अपने एक क्राइटेरिया में रह के करते हैं, हर वर्ग अपना कार्य जब अपना एक क्राइटेरिया यानी कि अपने एक क्षेत्र में रह के करता है जिससे दूसरे वर्ग पर असर ना पड़े, तो वही यहाँ पे न्यायिक एक वो बन जाता है। न्याय सिद्धांत को यही मानते हैं वो कि हर वर्ग को अपनी क्षमता के अनुसार अपने एक क्राइटेरिया में रह के कार्य करना चाहिए, यानी कि सबको अपने अपने वर्ग में रह के अपना अपना कार्य करना चाहिए, दूसरों को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वही न्यायिक सिद्धांत है। और न्यायिक सिद्धांत में वो बहुत, बाकी सारा न्यायिक जो वो होता है राजा के थ्रू ही न्यायिक सारे सिद्धांत होंगे, वो कोई लिखित सिद्धांत की बात नहीं करते। ना ही प्लेटो ने वो लोकतंत्र की बात करी है, वो तो इस चीज को कंप्लीटली मना करते हैं कि लोकतंत्र कुछ नहीं होता, राजा ईश्वर की संतान है, उसमें कोई लिखने की जरूरत नहीं है, वो पहले से परिपूर्ण है, उसे सारे न्याय का पता है। तो राजा को न्यायिक होना बहुत जरूरी है, वो ये भी कह रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि न्याय वही है जहां पे कोई दूसरे के क्षेत्राधिकार पर हस्तक्षेप ना करे। तो न्यायिक सिद्धांत समझने का सिंपल आसान तरीका है कि कह रहे हैं प्लेटो कि कोई भी 3 जो वर्ग है, तीनों वर्ग में से कोई भी किसी के क्षेत्राधिकार पर अपने क्षेत्राधिकार से बाहर ना जाए, दूसरों के क्षेत्राधिकार पर हस्तक्षेप ना करे, वही न्यायिक व्यवस्था है। जब हम शिक्षा को लेकर सिद्धांत की बात करते हैं, शिक्षा के सिद्धांत में प्लेटो के कुछ, देखो प्लेटो के कई विचारों की आलोचना भी है, अभी कभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में, लेकिन शिक्षा के सिद्धांत के बारे में कहते हैं शिक्षा से ही एक आदर्श राज्य की नींव रखी जा सकती है। यानी कि शिक्षा को ही, वो कहते हैं हर समस्या का समाधान शिक्षा है, जैसे हम भी कह रहे हैं एजुकेशन इज मस्ट। लेकिन जब प्लेटो उस टाइम पे, वो एक टाइम जहां पे इन चीजों की ज्यादा बात भी नहीं होती थी, उस टाइम उन्होंने कहा कि शिक्षा से हर एक चीज का समाधान हो सकता है। एक आदर्श राजा भी तभी बनता है जब वो शिक्षित हो। शिक्षा कंपलसरी है एक आदर्श राजा के लिए। और शिक्षा का थोड़ा सा उन्होंने ये कहा है कि शिक्षा में बदलाव नहीं होने चाहिए। जो एक आदर्श राजा के शिक्षा का वो दिखाया ग्राफ उन्होंने, वो उसी तरीके से दिखाया है।
उन्होंने वर्क वाइज किसको क्या शिक्षा लेनी चाहिए इसके बारे में भी बात करी है। तो जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है राजा को शिक्षित होना चाहिए, पहला पॉइंट तो प्लेटो ये कहते हैं। दूसरा कि भाई शिक्षा से ही हर समस्या का समाधान हो सकता है, वो ये भी कहते हैं। शिक्षा से ही न्याय बनाया जा सकता है, वो ये भी कहते हैं। और शिक्षा हर समस्या का समाधान है, ये भी कहते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने महिला शिक्षा की ओर भी यहाँ पे ध्यान दिया है, इनके बारे में विचार रखे हैं। फिलहाल मैंने आज आप लोगों को प्लेटो के विचारों के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया कि प्लेटो कौन था, राजनीतिक चिंतन क्या था। राजनीतिक चिंतन हमने जैसे पढ़ा, हम थोड़ा सा एक वो कर लेते हैं। सबसे पहले हमने राजनीतिक विचार है क्या राजनीतिक चिंतन का। राजनीतिक चिंतन हुआ है जहां पे ये विचारधाराएं तैयार की गई, ये विचारधाराएं रखी गई, या ये विचारधाराएं जहां पे ये बताया गया समाज कैसे चलेगा, समाज कैसे रहेगा, समाज के को कैसे चलाना है। फिर उसमें हमने समझा कि भाई कौन कौन से मेन यूनान के, हमने 3 मेन जो राजनीतिक चिंतक थे उनके बारे में बात करी। जैसे मैंने कहा अरस्तु, मैंने दूसरा कहा आपको प्लेटो, तीसरा मैंने कहा वो शुक्रान। आप इस चीज को थोड़ा अच्छे वे में एक पॉजिटिव एक लेयर वाइज रखती हूँ। शुक्रान, प्लेटो, अरस्तु, यानी कि शुक्रान प्लेटो के गुरु है अगर आप समझोगे, तो प्लेटो का शिष्य अरस्तु है। तो इन तीनों गुरु चेलों की जो एक वो थी, इन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया है राजनीतिक चिंतन में। फिर हमने समझा कि भाई जो प्लेटो है उसके विचारधाराएं क्या है, जैसे वो कहता है आदर्श राज्य का सिद्धांत देता है, शिक्षा को लेके क्या कहता है, या तो फिर न्याय को लेके क्या कहता है, राजा को लेके क्या कहता है। ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक के बारे में हमने आज बात कर ली है। फिलहाल आज का टॉपिक मैं यही खत्म करती हूँ। हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जहां पे कुछ नई और जानकारी के बारे में, अगर आप लोग चाहते हो कि भाई मैं लॉन्ग वीडियोस बनाऊं, तो इन छोटी छोटी वीडियो से आपको कितनी जानकारी मिल रही है आप ये मुझे जरूर बताइए। धन्यवाद।